तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है MHD 5 का। मैथ्यू अर्नल्ड की काव्य संबंधी मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग भूमिका के तौर पर लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखने के बाद ही हम लोग आंसर लिखते हैं, ताकि हमें अच्छा मार्क्स मिले एग्जाम में। अल्टीमेटली हमारा टारगेट मार्क्स ही रहता है, ताकि परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए, भूमिका के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि मैथ्यू अर्नल्ड विक्टोरियन युग के प्रथम अंग्रेजी आलोचक, कवि और विचारक थे। पहले इतना अच्छे से लिखना है, ठीक है। मतलब वो कवि भी थे, अंग्रेजी आलोचक भी थे, विचारक भी थे, ठीक है। उनके काव्य और साहित्यिक विचारों का वैश्विक साहित्य और विशेषकर हिंदी काव्य शास्त्र में भी विशेष प्रभाव रहा। उन्होंने काव्य को केवल मनोरंजन या अलंकार सज्जा तक सीमित न मानकर उसे मानव जीवन के गंभीर प्रश्नों का समाधान देने वाला महान धर्म माना। मतलब जो मैथ्यू अर्नल्ड हैं, उन्होंने काव्य को या फिर साहित्य को केवल एक मनोरंजन, ठीक है, केवल मनोरंजन या फिर अलंकार सज्जा का एक जरिया नहीं माना, बल्कि इन्होंने कहा कि मानव जीवन के जो गंभीर प्रश्न होते हैं, उसका मतलब उसी के समान उसका समाधान दे रहा है हमारा जो ये साहित्य है। और ये एक धर्म ग्रंथ भी है। उनका प्रमुख ग्रंथ है ऐसे इन क्रिटिसिज्म तथा द स्टडी ऑफ पोएट्री उनकी काव्य संबंधी मान्यताओं के मूल ग्रंथ हैं। ठीक है, तो मुख्य उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि काव्य का स्थान धर्म के समकक्ष। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो साहित्य है वो धर्म के समान है। मतलब मानव जीवन के धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ हमें हमारे जीवन से संबंधित सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से इन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो भी हमारे जीवन से संबंधित हमारे सवालों को या फिर हमारे प्रश्नों का जवाब देता है। तो साहित्य भी एक धर्म ग्रंथ के समान है। तो मैथ्यू अर्नल्ड के अनुसार आधुनिक जीवन में जब धर्म का प्रभाव क्षीण हो रहा है, तब काव्य ही मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाने का माध्यम बन सकता है। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि जब एक ऐसा समय है जो कि जिसमें धर्म की हानि हो रही है। ठीक है, सबको पता है कि धर्म कलयुग में धर्म का जो क्षेत्र है वो कम है। ठीक है, तो कैसा समय आधुनिक जीवन में, मतलब आज के समय में जीवन में जब धर्म का प्रभाव जो है वो कम हो रहा है, तो मनुष्य को सच्चा मार्ग कौन दिखा रहा है? काव्य दिखा रहा है, मतलब कविता दिखा रहा है, साहित्य दिखा रहा है। ठीक है, उनके शब्दों में पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात काव्य जो है जीवन की आलोचना है, जो हमें जीवन के सही अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बिंदु है हमारा काव्य का उद्देश्य। मतलब जीवन की गुण व्याख्या। मतलब उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य केवल आनंद देना नहीं है, वरन जीवन की समस्याओं का विवेकपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना है। मतलब देखिए, काव्य का उद्देश्य क्या है? जीवन की गुण व्याख्या। इनके अनुसार उद्देश्य जो है केवल आनंद, मतलब साहित्य या फिर कविता लिखना मतलब केवल आनंद प्रदान करना नहीं है, बल्कि जीवन की जो समस्याएं हैं उसका विवेकपूर्ण, मतलब अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उसका समाधान करना ही काव्य है, काव्य का उद्देश्य है। वह जीवन के रहस्यों को उजागर कर पाठक को चिंतन मनन की ओर प्रेरित करता है। मतलब काव्य जो है जीवन के जो रहस्य हैं उसको उजागर करता है, और जो पाठक हैं उनको थोड़ा चिंतन करने के लिए, चिंता नहीं बल्कि चिंतन करने के लिए और मनन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तीसरा है काव्य का मापदंड, मतलब महानता और गंभीरता। उन्होंने काव्य को परखने के लिए दो प्रमुख कसौटियां दी। मतलब इन्होंने दो प्रमुख कसौटियों की बात की है, जिसमें से पहला है सत्य की गंभीरता और दूसरा है सौंदर्य की गहनता। किसी काव्य में ये दोनों तत्व जितनी प्रबलता से विद्यमान होते हैं, किसी भी काव्य में ये दोनों जो ग्रंथ हैं, ये दोनों जो तत्व हैं, सॉरी ग्रंथ नहीं तत्व हैं, कौन कौन से? सत्य की गंभीरता और सौंदर्य की गहनता। ये दोनों के दोनों जो तत्व हैं वो बहुत ही प्रबलता से विद्यमान होते हैं, मतलब बहुत ही प्रचुरता में रहते हैं, और वो उतना ही महान भी होता है। चौथा नंबर बिंदु है हमारा सत्य की गंभीरता का विशेष महत्व। देखिए, उनके सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है सत्य। मतलब मैथ्यू अर्नल्ड के जो सिद्धांत है उसका केंद्रीय तत्व है सत्य। ठीक है, कवि कवि का दायित्व है कि वह जीवन के गंभीर और शाश्वत सत्य को अपनी रचनाओं में व्यक्त करें। मतलब जो जीवन की शाश्वत, मतलब
जीवन से पहले भी जो सत्य था और जीवन के बाद भी जो सत्य है और जीवन के मतलब जीवन काल में भी जो सत्य है और जीवन के बाद भी जो सत्य रहेगा, ऐसी घटनाओं को, ऐसी बातों को गंभीरता से अपने काव्य में जगह दे या फिर व्यक्त करे। उसका काव्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, अपितु नैतिक दिशा देने वाला हो। ठीक है, मतलब लोगों को नैतिक दिशा दिखाए, जीवन में आगे बढ़ने का या फिर जीवन को कैसे जिया जाए, ऐसे जीने का रास्ता दिखलाए, ऐसा काव्य होना चाहिए और उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ना कि आडंबर। ठीक है, 5वां नंबर बिंदु है कविता और धर्म का संबंध। देखिए, उन्होंने कविता को धर्म के समकक्ष मानते हुए कहा। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने काव्य को क्या कहा है, धर्म के समान माना है। तो उन्होंने इस बात को मानते हुए कहा, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस बिकॉज इट इज डेस्टिनेड टू रिप्लेस रिलीजन एज द इंटरप्रीटर ऑफ लाइफ। अर्थात भविष्य में काव्य ही धर्म का स्थान लेगा। इन्होंने कहा कि जब जो भविष्य आ रहा है हमारा, उसमें जो काव्य है, कविताएं हैं, वही धर्म का जगह लेगा और मानव जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। मतलब कविता काव्य जो है वही आगे चलकर भविष्य में हमारा धर्म का जगह लेगा और मानव जीवन को रास्ता दिखाएगा। 6ठा नंबर बिंदु है कविता की समालोचना में आर्नल्ड ने तुलनात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया। किसी भी काव्य की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसे श्रेष्ठतम काव्यों के मानदंड पर रखकर किया जाना चाहिए। किसी भी एक काव्य का जो श्रेष्ठता है या फिर उसका जो अगर हमें मतलब उसकी श्रेष्ठता का अगर मूल्यांकन करें तो उसके श्रेष्ठतम काव्यों के मानदंड पर रखकर करना चाहिए। वे होमर, शेक्सपियर, दांते, मिल्टन आदि को श्रेष्ठ आदर्श मानते हैं। ये सभी के सभी जो कवि हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं, इन सबको वे आदर्श मानकर कहते हैं ये बातें। ठीक है, काव्य में उद्देश्य और शैली का सामंजस्य। देखिए, काव्य में सब कुछ हो ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य और सामंजस्य मतलब मिलाव भी होना चाहिए। तो काव्य में उच्च उद्देश्य के साथ भाषा की मर्यादा, सरलता, सरसता और सौंदर्य भी होनी चाहिए। कोई ऐसा काव्य आपने लिख दिया जिसमें कोई सौंदर्यता दिखाई ना दे, उसको कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो भाषा ना तो अति कठिन हो और ना ही सतही, मतलब एकदम नीचे वाला भी नहीं होना चाहिए भाषा, और भाषा ज्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए, मतलब मध्यम वर्ग का रहेगा तो चलेगा। तो उसमें गहराई और सहजता का सुंदर समन्वय हो। 8वां नंबर है काव्य का नैतिक प्रभाव। देखिए, मैथ्यू आर्नल्ड काव्य को मानव चरित्र के विकास का साधन मानते हैं। मतलब काव्य ही मानव के चरित्रों के विकास का साधन है, रास्ता है। उनका मानना था कि काव्य पाठक के मन को उच्च विचारों और उद्दत भावनाओं से भर देता है और उसे नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाता भी है। 9 नंबर का है कविता का शाश्वत मूल्य। देखिए, किसी कविता का मूल्य तात्कालिक नहीं बल्कि शाश्वत होना चाहिए। अगर कोई कविता लिखा जा रहा है तो उसका केवल उसी समय या फिर 1-2 साल तक उसकी वैल्यू रहे, ऐसी कविता लिखने की जरूरत ही नहीं है और ऐसा कविता लिखा भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा लिखा होना चाहिए जो कि शाश्वत होना चाहिए, मतलब आज भी, कल भी और पहले से भी जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो हर युग के मनुष्यों को समान रूप से प्रभावित कर सके, तभी वो महान काव्य कहलाएगा। ठीक है, 10 नंबर का बिंदु है उनके आलोचना दृष्टिकोण का वैश्विक प्रभाव। मैथ्यू आर्नल्ड की काव्य दृष्टि ने न केवल पाश्चात्य काव्य शास्त्र को प्रभावित किया, मैथ्यू आर्नल्ड की जो काव्य दृष्टि है, उन्होंने न केवल उनके जो काव्य दृष्टि हो, न केवल काव्य शास्त्र को या फिर पाश्चात्य जो पश्चिमी देश के जो काव्य शास्त्र है उनको प्रभावित किया, अपितु बल्कि हिंदी आलोचना के कई विद्वानों जैसे रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के विचारों में भी उनके सिद्धांतों की छाप देखी जा सकती है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि मैथ्यू आर्नल्ड का काव्य दर्शन मानव जीवन के उच्चतम मूल्य, गंभीरता, नैतिकता और शाश्वत सत्य पर आधारित है। उन्होंने सत्य को केवल मनोरंजन नहीं माना बल्कि उसे जीवन दर्शन, नैतिक बोध, आत्म उन्नयन और समाज के पथ प्रदर्शन का श्रेष्ठ साधन माना। उनके विचार आज भी साहित्य के विद्यार्थियों और अध्येताओं को गहराई से प्रभावित करते हैं और काव्य की व्यापक भूमिका का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रश्न था इसका आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।